आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन। मैं रूशी गज़ाल यूपीएस कुसुम्बी नवाबगंज उन्नाव से आज फिर पाठ योजना प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि पर्यावरण की है। पाठ का नाम है पारिस्थितिक तंत्र और ये पाठ 8 है। ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए पाठ योजना है। प्रकरण इस प्रकार है। सामान्य उद्देश्य, छात्र पर्यावरण के बारे में जानेंगे। छात्र पर्यावरण की रक्षा के उपाय जानेंगे। छात्र पर्यावरण को बचाने के कारण समझेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानेंगे एवं समझेंगे। छात्र सजीव व निर्जीव घटक में अंतर समझेंगे। छात्र आहार श्रृंखला व आहार जाल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्रों को पारिस्थितिक पिरामिड का ज्ञान होगा। पाठ योजना में आवश्यक शिक्षक सामग्री, समान सामग्री, श्यामपट्ट, चौक और डस्टर। विशेष सामग्री में फ्लैश कार्ड और दीक्षा ऐप। पूर्व ज्ञान में हम ये मान के चलते हैं कि छात्र जो हैं पेड़ पौधे, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल पर रहने वाले जीवों के से अवगत हैं। प्रस्तावना इस प्रकार है। शिक्षिका जो हैं वो बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाती हैं और पूछती हैं कि ये कौन से जीव हैं और कहाँ पाए जाते हैं। कृष्णा ने उत्तर दिया, यह जंगली जानवर शेर और भालू हैं और जंगल में पाए जाते हैं। फिर शिक्षिका फ्लैश कार्ड दिखाती हैं और पूछती हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो राधा ने बताया कि पहला चित्र चिड़िया का है और यह आकाश में उड़ती है। दूसरा चित्र मछली का है, यह पानी में रहती है। फिर शिक्षिका एक पेड़ का फ्लैश कार्ड दिखाती हैं और पूछती हैं ये क्या है। अंकित बताता है कि ये पेड़ है, ये भूमि पर या वन में मिलते हैं। शिक्षिका पूछती हैं क्या तुम लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानते हो। कोई उत्तर नहीं आता है, जिससे कि विषय की घोषणा करते हुए शिक्षिका कहती हैं कि आज हम लोग पाठ पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है। शिक्षिका पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में प्रश्न करती हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। कोई उत्तर नहीं आता है। फिर वे बच्चों को समझाती हैं कि पारिस्थितिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के एक दूसरे के तथा उनके वातावरण के अंतर संबंध पड़ते हैं। यह जलीय या स्थलीय हो सकती है। इसके 2 घटक हैं, सजीव व निर्जीव। पूरी पाठ योजना का एक बार आपको चित्र दिखाती हूँ। फिर देखिए, शिक्षिका सजीव घटक के बारे में जो है वो बात करती हैं और बोलती हैं कि सजीव घटक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, सजीव घटक और निर्जीव घटक। सजीव घटक 3 में बटे हुए हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। निर्जीव घटक में स्थल, वायु एवं जलमंडल हैं। फिर शिक्षिका बताती हैं कि उत्पादक जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। उपभोक्ता जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ये प्रथम चरण के, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, अनेक चरण के हो सकते हैं। और अंत में है अपघटक। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों पर सड़ी गली वस्तुओं को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जो है बैक्टीरिया, कवक आदि। निर्जीव घटक में जल, स्थल एवं वायुमंडल आते हैं। अब आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार आप पूरा पाठ देख लें। अब शिक्षिका जो है वो फ्लैश कार्ड दिखाती हैं और पहला जो है वो
पूछती हैं कि आहार श्रृंखला क्या है, तो कोई उत्तर नहीं आता है। वे समझाती हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतु के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। और वो समझाती हैं कि देखिए, ये एक श्रृंखला है। बच्चे जो हैं इस चित्र को देखते हैं और स्वयं कृष्णा बताता है कि इसमें जो है ये घास जो है वो उत्पादक है, और जो खरगोश और लोमड़ी है और इसमें जो शेर हैं ये सब जो हैं उपभोक्ता हैं। इसी प्रकार एक और जो है श्रृंखला आहार श्रृंखला शिक्षिका दिखाती हैं और फिर उसके बारे में बच्चों से पूछती हैं। उसके बाद आहार जाल के बारे में शिक्षिका पूछती हैं। वे फ्लैश कार्ड दिखाती हैं और पूछती हैं कि आहार जाल क्या है। कोई उत्तर नहीं मिलता है, जिससे कि वह स्वयं उसे समझाती हैं कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो कई स्थान पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आहार श्रृंखलाओं में कई स्थान पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंधित एक रेखा न होकर जाल की तरह उलझे होते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वह भी जो है पेड़ पौधों पे निर्भर कर रहा है। ये आपका हिरन है, ये भी जो है पेड़ पौधों पे जो है वो निर्भर कर रहा है। शेर जो है वो ये जो है हिरन को खाता है, और चील जो है ये जब आपका शेर या लोमड़ी मर जाते हैं तो इनको जो है खाती है। और यहाँ पर जो हैं आपके जो उत्पादक हैं। अब आगे बढ़ते हुए शिक्षिका प्रश्न करती हैं कि ऊर्जा का प्रवाह क्या है। वह फ्लैश कार्ड दिखाती हैं, बच्चों को समझाती हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर से प्राप्त ऊर्जा पौधे ग्रहण करते हैं और खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जो कि जीव भोजन के रूप में लेते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जीव जंतु एक दूसरे को ऊर्जा प्रवाह करते हैं। फिर शिक्षिका पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पूछती हैं और बच्चों से कोई उत्तर ना मिलने पर वे बताती हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी जीवभार तथा संचयित ऊर्जा के संबंध में होते हैं, जिसका चित्र जो है यहाँ पर वे दिखाती हैं। ये देखिए एक पारिस्थितिक पिरामिड है। पहले आपके उत्पादक आते हैं, फिर आपके प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपके द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इस तरीके से ये पारिस्थितिक पिरामिड है। फिर इसके बाद शिक्षिका पर्यावरण परिवर्तन, प्राणियों का अनुकूलन बच्चों को समझाती हैं। ये बताती हैं कि किसी भी वातावरण में, विशेष वातावरण में जीव जंतु जो हैं वो अपने शरीर को रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे कि वह उस जो माहौल में अनुकूल से रह सकें। इसके लिए फिर वे सबसे पहले आती हैं वातावरण का जंतु या मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में वो बताती हैं। इसमें जो है अत्यधिक गर्मी होती है, पानी की कमी रहती है और रेत के मैदान होते हैं। इनमें इन्होंने फ्लैश कार्ड दिखाया ऊँट और नागफनी। ये बताती हैं कि ऊँट के गद्देदार पैर होते हैं जो रेत के मैदान में चलने को में सहायता देते हैं। कुओं में वसा के रूप में संचयित भोजन एवं पानी विषम परिस्थितियों में काम आता है। फिर नागफनी की पत्तियाँ
वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को रोकने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तना चपटा एवं गद्देदार होता है। या जो है खुद ही जो है रचनात्मक प्रतिकूलन किया गया है। अब इसके बाद जलीय क्षेत्र की बात होती है। शिक्षिका फिर से फ्लैश कार्ड दिखा के समझाती हैं कि जलीय क्षेत्र में जल की अधिकता होती है। इसमें जलीय पौधे का तना लंबा, हल्का एवं मुलायम होता है। पत्तियां चिकनी, चपटी व हरी होती हैं। तने में के अंदर वायु कोष्ठ होते हैं। इसका उदाहरण है जलकुंभी और कमल। फिर वे इसके अंदर के जीवों के बारे में बताती हैं। मेंढक और मछली। मेंढक के पैर की उंगलियों के बीच झिल्ली या पाजा होता है। यह जल में मेंढक को तैरने में जो है वो पतवार की तरह सहायता करता है। मछली, इसका शरीर धारा रेखित होता है जो तैरने में सहायता करता है। श्वसन हेतु गलफड़े पाए जाते हैं। इसके बाद फिर से जो है शिक्षिका अब पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो है वो बच्चों को बताती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक ठंड होती है और हिमपात होता है। यहाँ के जानवर जो है जैसे पोलर बियर, पहाड़ी बकरी, इनके बारे में शिक्षिका बताती हैं। और याक है। और फिर उसके बाद यहाँ के पेड़ों की विशेषता, तो जो है याक की त्वचा मोटी तथा लंबे बाल होते हैं जो कि उसको ढकी रहती है और अत्यधिक ठंड से बचाती हैं। यहाँ पर जानवरों के ज़्यादातर लंबे बाल होते हैं। फिर पहाड़ी वृक्ष जो होते हैं जैसे चीड़, देवदार, शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी एवं पत्तियां सुई की समान होती हैं, जिससे कि जल व बर्फ इन पर रुकती नहीं है तथा आसानी से फिसल जाती है, जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है शिक्षिका आकलन हेतु बोध प्रश्न करती हैं। पहला है पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। दूसरा है आहार जाल का उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा है प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। फिर शिक्षिका फ्लो चार्ट बनाती हैं जिससे कि जो है सारांश श्यामपट्ट पे करा जा सके। पहले वो प्रारंभ करती हैं, फिर पाठ का नाम लिखती हैं पारिस्थितिक तंत्र। फिर पारिस्थितिक तंत्र दो में बटे हैं, सजीव घटक और निर्जीव घटक। उसके बाद वे आहार श्रृंखला के बारे में बात करती हैं, फिर आहार जाल, फिर प्राणियों का अनुकूलन और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन हमारा दायित्व। इसी प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। शिक्षिका फिर बच्चों को गृहकार्य देती हैं। पहला प्रश्न है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलन करते हैं। तीसरा है पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। फिर शिक्षिका गृह कार्य में बच्चों को पारिस्थितिक तंत्र के चित्रों को लगाने को कहती हैं। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।